नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जगदीश चंद्र जी द्वारा लिखित कभी न छोड़े खेत का 5वां भाग। आप उपन्यास को विस्तार से समझने के लिए इसके पिछले भागों को जरूर सुनें। चलिए 5वां भाग शुरू करते हैं। दोपहर से बहुत पहले ही पुलिस गांव में पहुंच गई। थानेदार घोड़ी पर सवार था। हवलदार और सिपाहियों के पास साइकिलें थी। थानेदार की बगल में पिस्तौल लटक रहा था। 2 सिपाहियों के पास बंदूक थी। अन्य सिपाहियों के पास सूमदार लाठियां थी। पुलिस अभी गांव के बाहर तुलसा सिंह के कोठों के पास ही पहुंची थी कि सारे गांव को उसके आने की खबर मिल गई। सब लोग अपने काम धंधे छोड़ स्कूल के पास बड़े पेड़ों के नीचे इकट्ठे होने लगे। कई घरों से चारपाइयाँ मांग कर वहाँ पहले ही बिछा दी गई थी ताकि गांव के सरदार और महाजन उन पर बैठ सके। चारपाइयों के बीच में 2 कुर्सियाँ, एक मेज रखी थी। साथ ही मुंशी के घर से एक आराम कुर्सी लाकर रख दी गई थी। थानेदार और सिपाही वहां पहुंचे तो कई लोग उनकी ओर बढ़े। मंगलू चौकीदार ने आगे बढ़कर थानेदार की घोड़ी की लगाम पकड़ ली। कुछ लड़कों ने सिपाहियों की साइकिलें थाम ली, उनको एक ओर ले जाकर खड़ा कर दिया और उन पर पहरा देने लगे। थानेदार की घोड़ी को मंगलू स्कूल के पिछवाड़े में ले गया। वहाँ 2 आदमी हरा चारा, दाना और पानी की बाल्टियाँ लेकर पहले से ही बैठे थे। घोड़ी के वहाँ पहुँचते ही उसकी काठी उतार कर चटाई पर रख दी गई और उसकी सेवा होने लगी। सिपाहियों ने कुछ लड़कों को अपनी साइकिलों की सफाई पर लगा दिया। थानेदार बड़ के पेड़ों के नीचे पहुँचा तो इलाके के जेलदार दसोदा सिंह ने झुककर थानेदार को बंदगी की। फिर उसने हवलदार और सिपाहियों के साथ हाथ मिलाया और उन्हें आगे ले आया। थानेदार जब कुर्सी के पास पहुंचा तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कई लोगों ने बंदगी की। थानेदार उन लोगों की ओर अधिक ध्यान दिए बिना ही आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी तुर्रेदार खाकी पगड़ी मेज पर रख दी। कमर में झूलते पिस्तौल को गोद में रखकर सिर पर हाथ फेरने लगा। थानेदार अध्ययन आयु का हष्ट पुष्ट आदमी था। उसके सिर के बाल खिचड़ी और छोटे छोटे थे। चेहरा खुरदरा लेकिन भरा हुआ था। आंखों के गिर्द काले हल्के बने हुए थे। अपनी खाकी वर्दी में वह बहुत सज रहा था और उसके चेहरे मोहरे से रोब दाब टपकता था। हवलदार प्रहलाद सिंह हाथ में एक रजिस्टर पकड़े साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके पीछे बंदूक थामकर एक सिपाही मुस्तैदी से पहरा देने लगा। बाकी सिपाही एक और चारपाइयों पर बैठ गए। चारपाइयों से जरा पीछे हटकर गांव के कमीन हाथ बांधे बैठे थे। बच्चे ज़्यादातर सिपाहियों के इर्द गिर्द जमा थे ताकि उनकी बंदूकों और हथकड़ियों को अच्छी तरह देख सके। मुंशी बाबूराम हर 10 मिनट के बाद थानेदार के हुक्के की चिलम देख लेता था। उसके पीछे फेरूमल दुबका बैठा था। मिल्का सिंह सबसे अगली चारपाई पर बैठा बार बार खांस रहा था। दूसरी ओर अगली चारपाई पर जेलदार दसोदा सिंह और बंची सिंह बैठे थे। उनके सामने नत्था सिंह और भगवान सिंह थे। थानेदार 15-20 मिनट तक नत्थी हुए कागजात को पढ़ता रहा। फिर वह हवलदार से सलाह मशवरा करने लगा। इतनी देर में मुंशी के घर से पाशा देवर आया। उसने मुंशी बाबूराव के कान में फूंक मारी। मुंशी बहुत अदब से उठकर
बंची सिंह के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। बंची सिंह अपना मुंह दद्दोसा सिंह के कान के पास ले गया। वह उठकर हवलदार के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। हवलदार ने थानेदार की ओर झुककर कुछ कहा और उसकी अनुमति पाकर दसोदा सिंह को इधर इशारा कर दिया। फिर यह इशारा बंची सिंह और मुंशी से होता हुआ पाशे तक पहुंच गया और वह तुरंत मुंशी के घर की ओर भाग गया। थोड़ी देर में ही पाशा और उसका भाई संता लस्सी की बाल्टी और मिठाई लेकर आ गए। थानेदार के सामने जब मक्खन से भरी लस्सी का गिलास और बेसन की मिठाई रखी तो उसने अपनी औपचारिक तौर पर कहा, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, घड़े के ठंडे पानी से ही काम चल जाता। कहकर उसने लस्सी के 2 बड़े गिलास पिए और मुच्छों को साफ करता हुआ दसोदा सिंह से बोला, आइए मौका देख आए, गांव के कुछ मुअज्जिज लोगों को साथ ले लें। थानेदार ने सिर पर पगड़ी जमाई और पिस्तौल की पेटी को ठीक करते हुए हवलदार से कहा, चनन सिंह से कह दो कि वे लोग यहीं बैठे, हम अभी मौका देखकर आते हैं। दोनों बाहर हथियार सिपाही हमारे साथ आ जाएं। थानेदार, हवलदार और 2 सिपाही शामलात की ओर चल पड़े। दसोदा सिंह, बंची सिंह, नत्था सिंह, भगवान सिंह और कुछ अन्य लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। मुंशी उठा तो उसके पीछे मिल्खा सिंह भी आ गया। फेरूमल अलसाया सा चारपाई पर बैठा रहा। मुंशी ने मंगलू और चरने को आवाज़ देकर कहा कि स्कूल के कमरे में एक मेज और कुर्सी लगा दे। उसके घर से एक बड़ी खाट और बिस्तर लाकर बिछा दे। थानेदार साहब वहाँ खाना खाकर आराम करेंगे। और फिर वह पाशे और संते से बोला, तुम खाना यहीं ले आओ, पराठे कपड़े में अच्छी तरह लपेट कर लाना, ठंडे न हो जाएं। बोतल स्कूल की अलमारी में रख देना, ज़रूरत पड़ गई तो उसी समय निकाल लेंगे। कहकर मुंशी बाबूराम भी थानेदार के पीछे शामलात की ओर तेज तेज कदम उठाता हुआ बढ़ गया। फेरूमल अनमनासा अपनी दुकान की ओर आ गया। कुछ लोग वहीं बैठे रहे, कुछ शामलात की ओर चल गए और कुछ अपने अपने घरों को लौट गए ताकि खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएं। थानेदार ने शामलात में जाकर टूटे उपलों और खून से भीगी हुई मिट्टी को देखा और चारों ओर नज़र दौड़ाकर मौके का जायजा लिया। फिर उसने हवलदार को बुलाकर कहा, नत्था सिंह का घर कहाँ है? हवलदार ने पास खड़े लोगों से पूछा तो कई हाथ सामने एक तबेले की ओर उठ गए। घर तो गली में है, तबेला सामने है, लोहे के फाटक वाला है, चलो उस तबेले को भी देख ले, थानेदार ने कहा। थानेदार ने तबेले से घटना स्थल की दूरी का अनुमान लगाया और उसके आंगन में टहलने लगा। हवलदार तबेले के दालान में चला गया। भगवान सिंह ने जब यह देखा कि वे दोनों बाकी लोगों की नज़रों से ओझल हैं तो वह हाथ जोड़कर बोला, हवलदार साहब, मैं इस झगड़े से बहुत दुखी हूँ, लेकिन जब यह ढोल गले में आ ही पड़ा है तो इसे बजाना होगा। कसूर करतार का था और लड़ाई भी उसी ने शुरू की थी। नत्था सिंह मेरा चचाजाद भाई हैं, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। FIR अच्छी तरह लिखना। भगवान सिंह अपनी पगड़ी हवलदार के पांव पर रखने के लिए झुक गया। बाबा, यह क्या कर रहे हो? हवलदार ने पीछे हटते हुए कहा। हम गरीब आदमी हैं, आपकी ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते, कहकर भगवान सिंह ने जेब से नोटों का बंडल निकाल कर हवलदार की ओर बढ़ा दिया। बाबा, यह क्या कर रहे हो? हवलदार प्रहलाद सिंह ने रकम का अंदाज़ा लगाते हुए दृढ़ स्वर में कहा और फिर धीमे स्वर में पूछा, कितने हैं? 500 हुजूर, ये भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। बहुओं को नाक, कान, हाथ और गले से नंगा करके उनकी सब
आभूषण बेचकर भगवान सिंह ने बहुत हीन भाव से कहा, ओ बुड्ढे, तू मुझे रिश्वत देना चाहता है? सबसे पहले तुझे ही हथकड़ी लगाता हूँ। हवलदार प्रहलाद सिंह ने दृढ़ परंतु धीमी आवाज में कहा। भगवान सिंह ने दूसरी जेब से और रुपए निकाले और दोनों दत्थों को मलाता हुआ बोला, सरकार, हम पर रहम करो। नत्था सिंह के साडू की बहन के जेठ का लड़का भी थानेदार है और अपने दरोगा साहब का दोस्त है। आप कुछ तो लिहाज करें। भगवान सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? हवलदार ने नोटों को पकड़ते हुए कहा और फिर लहजा बदलता हुआ बोला, देखो बाबा, कानून के सामने न रिश्तेदारी चलती है न दोस्ती यारी। थानेदार साहब फौजदारी के केस में 3,000 रुपये भी कम नहीं लेते, लेकिन क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार उनका दोस्त है, मैं उन्हें 2,000 पर ही राजी कर लूँगा। बाकी 200 रुपये मेरे और 100 रुपये सिपाहियों के। मैं बाकी पैसे आपके जाने से पहले पहुंचा दूंगा। भगवान सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप जमीनी ठीक तरह लिखें, हमारे आदमियों का नुकसान न हो। चिंता न करो, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। तुम मुखालिफ फरीक के जख्मियों को उठाकर अपने तबेले में डाल लेते तो कहानी खत्म हो जाती। फिर जो हो सका ज़रूर करेंगे। तुम गवाह पक्के रखना। अक्सर गवाह लाठी या बलम जैसे कुंद हथियार की चोट को तेज हथियार की चोट बताकर केस का बड़ा गर्क कर देते हैं। कहकर हवलदार प्रहलाद सिंह बाहर आ गया और थानेदार के पास जाकर बोला, जनाब, तलाशी आलिए जरबात बरामद हो गए। खेती के सामान के अलावा वहाँ 15 सालम ईंटें और 5 रोड़े पड़े हैं। थानेदार ने बात समझ ली कि 1,500 रुपये नकद मिल गए हैं और 500 का वादा है। उसने सिर हिलाया और वे दोनों फिर घटना स्थल पर आ गए। कुछ देर तक वहां रुकने के बाद थानेदार स्कूल की ओर चल पड़ा। हवलदार दसोदा सिंह, बंची सिंह, नत्था सिंह और लोगों के अतिरिक्त बच्चों की एक पूरी पलटन कुछ फासला छोड़कर उनके पीछे पीछे चलने लगे। उनके जाने के बाद भगवान सिंह सीधा नत्था सिंह के घर गया और उसकी दोनों बहुओं से बोला, अपनी सब गहने मुझे दे दो, 1,000 रुपये और चाहिए। दोनों बहुओं ने अपने अपने गहनों के डिब्बे उसकी झोली में डाल दिए और उसके दहलीज पार करते ही वे रोने लगी। भगवान सिंह सीधा फेरूमल की दुकान पर आया और उसे करीब करीब घसीट कर अंदर ले जाकर धीमे लेकिन उत्तेजित स्वर में बोला, शाह, 1,000 रुपये चाहिए तुरंत। लिखत पढ़त तो बाद में करेंगे, जमानत के लिए गहने रख लो। फेरूमल ने गहनों को देखते हुए कहा, इनकी क्या जरूरत थी? तेरे पर कोई बेयकीनी थोड़ी है। फेरूमल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और गहने को अच्छी तरह देखकर बोला, यह माल तो ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 का होगा और मेरे पास इस वक्त रकम भी इतनी ही है। इस वक्त 1,000 रुपये चाहिए, पर मैं कहाँ से लाऊं? फेरूमल ने दोनों हाथ झटकते हुए कहा। भगवान सिंह उसे अच्छी तरह पहचानता था। वह कुछ क्षण सोचने के बाद बोला, नत्था सिंह के गन्ने के खेत तो तूने देखे ही हैं। जब गुड़ निकलेगा तो जो माल होगा लगा लेना। अगर वहाँ से भी कम बढ़ गया तो कपास के 2 खेत ले लेना। फेरूमल ने कुछ देर सोचा और फिर बहुत स्नेहमय स्वर में बोला, भगवानिया, तू मेरा बचपन का दोस्त है। मुझे तेरी शर्म है, वरना मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ता। अगर बंची सिंह को पता लग गया तो वह मेरा दुश्मन बन जाएगा। मेरे पास किसी का अमानती रुपया पड़ा है, वही दे रहा हूँ। वही पर अभी तू ही अंगूठा लगा दे। पक्का कागज़ के बाद में नत्था सिंह से लिखवा लूँगा।
भगवान सिंह ने अंगूठा लगा दिया तो फेरूमल ने कई मटके उठाकर कपड़े की एक पोटली निकाली और खोलकर नोट गिनने लगा। कुछ जेब से निकालकर मिलाए और उन्हें दोबारा गिनकर भगवान सिंह के हवाले कर दिया। वह नोटों को गिनकर बोला, ये तो 700 रुपये हैं। 300 रुपये पहली छमाही का सूद काट लिया है। सूद का हिसाब छमाही होगा, फेरूमल ने समझाते हुए कहा। भगवान सिंह कुछ कहे बिना चला गया। फेरूमल ने मटकों को एक बार फिर ध्यान से देखा और दुकान को बंद करके किसी हद तक संतुष्ट और प्रसन्न स्कूल की ओर बढ़ गया। जब फेरूमल वहां पहुंचा तो घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद थानेदार खाने के लिए स्कूल के कमरे में जा चुका था। थानेदार को खाना खिलाने में मुंशी बाबूराम स्वयं सबसे आगे था। वह ऐसे अवसर की तलाश में था कि थानेदार के सामने शराब की बोतल रख सके, परंतु जब थानेदार ने खाना खत्म करके हाथ धो लिए तो मुंशी निराश होकर पीछे हट गया। उसे बहुत पछतावा था कि बोतल पर खर्च हुआ पैसा व्यर्थ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद थानेदार बढ़ के नीचे आ गया। हवलदार ने घटना स्थल के निरीक्षण के संबंध में रिपोर्ट लिखकर थानेदार की ओर बढ़ा दी। उसने रिपोर्ट पर उचटती सी नज़र डाली और कागजों को एक ओर रखकर सबको संबोधित करते हुए बोला, आप सबको मालूम ही है कि गांव में दंगा फिसाद हुआ है। दोनों फरीकों के 6 आदमियों को जबाद चोटें आई हैं। यह घटना कितना अफसोसनाक और बुरा है, मुझे यह बात बताने की ज़रूरत नहीं। सब लोग थानेदार के एक एक शब्द पर यूं सिर हिला रहे थे जैसे वे किसी धार्मिक ग्रंथ के पाठ सुन रहे हो। थानेदार ने बात जारी रखते हुए कहा, कानून का एहतराम करना हर आदमी का फर्ज है। कानून चाहे शाह तोड़े या फ़कीर, अमीर तोड़े या गरीब, वह मुलजिम है और कानून का फ़र्ज है कि मुलजिम को करार वाकई सज़ा दे। आपस में जो लोग जाए वारदात पर मौजूद थे वे अपने बयान दे ताकि सच्चाई सामने आ सके और कानून मुलजिमों को करार वाकई सज़ा दे सके। कानून की मदद करना आप सबका फ़र्ज़ है और यह फ़र्ज़ पूरा करने में कोताही करने वाला शख्स कानून और सरकार का मददगार नहीं समझा जाएगा। संबंधित फरीकों के बयान हमने लिख लिए हैं। अब हमें ऐसे लोगों के बयान की ज़रूरत है जो मौका पर मौजूद थे। कानून ऐसे लोगों की पूरी हिफाजत करेगा जो लोग यहाँ सबके सामने बयान देना नहीं चाहते। वे स्कूल के अंदर बंद कमरे में हवलदार साहब के सामने अपने बयान लिखवा दे। थानेदार की बात सुनकर सब चुप हो गए। सब नज़रें झुकाए अपने मन के अंदर ही अंदर कांप रहे थे। केवल मिल्खा सिंह की आंखें बेबाकी से चारों ओर घूम रही थी। जब उसने देखा कि सब चुप हैं तो वह हंसता हुआ बोला, जो लोग यहाँ बयान नहीं दे सकते वे 3000 रुपये वेतन पाने वाले जज के सामने कैसे गवाही देंगे। मिल्खा सिंह की ओर देख थानेदार मुस्कुराता हुआ बोला, चौधरी मिल्खा सिंह, क्या तू भी मौका पर मौजूद नहीं था? तू तो हर मुकदमे में मौका का गवाह होता है। थानेदार की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। मिल्खा सिंह बहुत देर तक हंसता रहा। थानेदार ने सबको चुप देखा तो मुंशी बाबूराम से पूछा, फिर फेरूमल का नाम लिया? फेरूमल गले में परना डालकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, हाकम साहब, मैं तो उस समय दुकान पर था। थानेदार ने चारपाइयों पर बैठे हुए कई लोगों से पूछा, लेकिन हर आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि वह तो झगड़े के समय कोस 2 कोस दूर था। फिर थानेदार ने जमीन पर बैठे हुए लोगों पर निगाह डाली तो चारपाई पर बैठे किशने ने कहा, जब झगड़ा हुआ था तो शंकर वहाँ मौजूद था। थानेदार ने शंकर का नाम लिया तो
हवलदार ने उसका नाम ऊंची आवाज़ में दोहराया। अपना नाम सुनकर शंकर कुछ क्षणों के लिए तो होश खो बैठा। जब तीसरी बार उसका नाम पुकारा तो वह चारपाइयों के पास होता हुआ थानेदार के सामने आ खड़ा हुआ। थानेदार ने उसकी ओर ध्यान से देखा। हवलदार ने अपना रजिस्टर खोलकर शंकर से पूछा, नाम, वल्दियत, जात और साकन। उसने धीमे स्वर में इस सवाल का उत्तर दिया। थानेदार और हवलदार दोनों ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। फिर थानेदार ने सख्त स्वर में पूछा, जब दंगा हुआ तो तू उस वक्त कहाँ था? मैं सरदार भगवान सिंह के तबेले से शामलात की तरफ जा रहा था। फिर क्या देखा तुमने? थानेदार ने यह प्रश्न सुनकर सबकी नसें तन गई। बंची सिंह चारपाई पर बैठा हुआ पहलू बदलने लगा। शंकर संयत स्वर में बोला, करतार घोड़ी सर पर दौड़ाता हुआ आया और उपलों के ऊपर से गुजर गया। सरदार नत्था सिंह की बहू घबराकर भागने लगी, लेकिन गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर राजू दौड़ा हुआ आया और करतार को देखते ही उसने गालियां दी और ललकारा। करतार वापस आ गया और फिर बात बढ़ गई। प्यारू ने उसके सिर पर लाठी मारी और ठाकुर ने फावड़ा मारा और फिर शंकर ने जो कुछ देखा सब सच सच बता दिया। हवलदार ने बयान लिखकर शंकर से अंगूठा लगाने के लिए कहा, लेकिन शंकर ने इनकार करते हुए कहा, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी का गवाह नहीं हूँ। आपने आंखों देखे हालत पूछे थे, सो मैंने बता दिए। शंकर का उत्तर सुन वहाँ बैठे लोगों पर सन्नाटा छा गया। सब उसकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी। थानेदार ने उसे घूरकर देखा और उसे परे हटकर बैठने का आदेश दिए। हवलदार से बोला, हवलदार साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कर लें। बयान पर बयान, दहिंदा के दस्तखत और अंगूठे का निशान जरूरी नहीं है। हवलदार अपना बस्ता उठाकर स्कूल के अंदर जाने लगा तो मंगलू ने उचक कर उसके हाथ से बस्ता पकड़ लिया और स्कूल की ओर दुलकी चलने लगा। बंची से का इशारा पाकर जेलदार दसोदा सिंह भी हवलदार के पीछे चला गया। हवलदार कमरे में दाखिल हो गया तो दसोदा सिंह ने कहा, हवलदार साहब, आपको तो इस झगड़े की वजह मालूम ही है। आप बंची सिंह को भी जानते हैं। वह इस गांव का नंबरदार है, बहुत मोहतबर आदमी है। उसकी तरफ से थानेदार साहब को 2000 रुपये का नजराना है। 200 रुपये आपका और 200 रुपये सिपाहियों का। बंची सिंह चाहता है कि करतार और जगत सिंह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हवलदार सोचता हुआ कहने लगा, जेलदार जी, आपको तो पता ही है कि थानेदार साहब नए नए आए हैं। पता नहीं पैसा लेते भी हैं या नहीं, और फिर सज़ा देना तो कचहरी का काम है। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। आपके कागज़ हमारी मदद करे तो कचहरी तो क्या, हाई कोर्ट में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हवलदार ने नोटों को उंगलियों से तोलते हुए कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए 200 रुपये कम हैं। 200 रुपये तो हौलदारी के हो गए, 200 रुपये कलम घिसाई का भी होना चाहिए। सारी रिपोर्ट तो मैं ही लिखूंगा, थानेदार ने सिर्फ उस पर दस्तखत करेगा। और 200 रुपये थानेदार के सिपाहियों के लिए, उनके लिए भी तो नुक्कल पानी होना चाहिए। दसोदा सिंह ने 200 रुपये उसके हाथ में थामते हुए कहा, रिपोर्ट पक्की हो, अपनी तरफ से तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा, आगे हाकिम की मर्जी। हाँ, ये जो लड़का, क्या नाम था उसका, उसे अपना गवाह पक्का कर लो। उसे इस बात पर राज़ी कर लेना कि वह अपनी गवाही से शुरू करे कि नत्था सिंह के लड़कों ने करतार की घोड़ी लगाम की पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया, फिर मैदान हाथ में रहेगा।
दसोदा सिंह वहाँ से वापस आकर बंची सिंह के पास बैठा, उसका हाथ दबाकर उसे बात समझा दी। यह झगड़ा होने के बाद पहली बार बंची सिंह के चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी झलक दिखाई दी। थोड़ी देर बाद हवलदार अपना बस्ता समेटकर फिर आ गया और थानेदार के कान में कुछ कहा। थानेदार ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और हवलदार से बोला, इन लोगों में 4-6 गबरू जवान छांट लो और उनको कल थाने बुला लो। हवलदार ने मजमे को ध्यान से देखा और फिर चारपाइयों के इर्द घूमता हुआ दिलदार के पास आकर रुक गया। उसे उठाकर अपनी कुर्सी की ओर संकेत करते हुए बोला, चलो उधर जाकर खड़े हो जाओ। दिलदार की आंखें डर और हैरत से फैल गई। वह लड़खड़ाता हुआ हवलदार की कुर्सी की ओर बढ़ गया। इसके बाद हवलदार ने बंता सिंह की लाल लाल आंखें देखी और उसे भी कुर्सी की ओर जाने को संकेत दिया। सुंदर और निर्मल को मुच्छों पर ताप देता देख हवलदार ने उन्हें भी बुला लिया। हवलदार इसके बाद चारपाइयों के पीछे चला गया और शंकर को बालों से पकड़कर उठाता हुआ बोला, चल तू भी इधर बैठ। हवलदार ने सबके नाम और वकीलियत लिखने के बाद उन्हें डांटते हुए कहा, कल 8 बजे थाने पहुंच जाना। अगर कोई नहीं आया तो उसे हथकड़ियाँ लगाकर हवालात में बंद कर दिया जाएगा। हवलदार ने सब कागज बस्ते में बांध लिए। थानेदार ने अपनी तुर्रेदार पगड़ी सिर पर रखी और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मंगलू दौड़कर स्कूल के पिछवाड़े से घोड़ी लाने चला गया। थानेदार दसोदा सिंह के साथ जरा आगे जा रहा था। हवलदार से थोड़ा हटकर मुंशी बाबूराम, बंची सिंह, भगवान सिंह और दूसरे लोग चल रहे थे। हवलदार ने स्कूल के बराबर आकर पीछे मुड़कर देखा और भगवान सिंह से बोला, बुजुर्गा स्कूल में जाकर देखना को हमारी कोई चीज़ तो नहीं रह गई। भगवान सिंह दौड़ता हुआ स्कूल की ओर बढ़ गया। हवलदार ने एक सिपाही को आवाज़ देते हुए कहा, तू ज़रा जाकर देखना, नज़र मारा, इसे हमारे कागज़ पत्र का कैसे पता चलेगा। लेकिन दूसरे ही क्षण हवलदार उसे रोक दिया और स्वयं स्कूल की ओर बढ़ गया। जब वह कमरे के अंदर पहुंचा तो भगवान सिंह घबराया हुआ चारों ओर घूम रहा था। वह हवलदार को देखते ही बोला, हाकिम यहाँ तो कुछ भी नहीं, अलमारी में सिर्फ यह बोतल पड़ी है। भगवान सिंह ने बोतल दिखाते हुए कहा, साला बदमाशों का गांव है, स्कूल की अलमारी में भी शराब है। हवलदार ने बोतल उठाकर अपने बस्ते में बांध ली और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, बाबा हैं, याद करो। भगवान सिंह को जैसे कुछ याद आ गया। उसने जेब से नोट निकालकर हवलदार के हाथ में देते हुए कहा, हाकिम हमारा ख्याल रखना। हवलदार ने नोटों को हाथ में तोलते हुए कहा, उतने ही हैं जितने मैंने बताए थे। हाँ हाकिम, अब हमारा ख्याल रखना, अगर उन्हें सज़ा हो गई तो घर बर्बाद हो जाएगा। तुम उस लड़के को, क्या नाम है उसका, तगड़ा सा, उसको पक्का कर लो। उसकी गवाही पक्की और सच्ची है। उसे बड़े से बड़ा वकील भी गुमराह नहीं कर सकता और फिर उसका बयान तुम्हारे हक में जाता है। कल उसे थाने बुलाया है, मैं भी उसे कह दूंगा। हवलदार दौड़ता हुआ थानेदार के पास आ गया। मंगलू थानेदार की घोड़ी पर काठी कसकर उसकी लगाम पकड़े यूं चल रहा था जैसे किसी महारानी की अगुवाई कर रहा हो। बंची सिंह थानेदार से ज़रा पीछे हटकर खड़ा था, क्योंकि उसे एहसास था कि थानेदार जाने से पहले हाथ मिलाएगा। लेकिन थानेदार ने दसोदा सिंह के साथ हाथ मिलाया और घोड़ी पर सवार हो गया। बंची सिंह को बहुत दुख हुआ। उसे रह कर अफसोस हो रहा था कि यदि उसका अपना केस न होता
तो थानेदार उसके साथ भी हाथ मिलाता। थानेदार ने घोड़ी पर चढ़कर पीछे मुड़कर देखा, सबने हाथ जोड़ दिए। थानेदार ने घोड़ी को ऐंठ लगाई और वह मस्ती से सिर हिलाती हुई तुलकी चलने लगी। हवलदार और सिपाही साइकिलों पर पीछे पीछे चल पड़े। थानेदार और सिपाही गांव से बाहर चले गए तो लोग पीछे मुड़ आए। दसोदा सिंह और बंची सिंह आगे चल रहे थे। मुंशी, फेरूमल, मिल्का सिंह उन 5 आदमियों के बारे में बातें कर रहे थे जिन्हें थाने बुलाया गया था। मुंशी बाबूराम दसोदा सिंह और बंची सिंह के बराबर आकर बोला, जेलदार जी, इन 5 आदमियों को थाने क्यों बुलाया है? यूं ही बुलाया होगा, दसोदा सिंह ने लापरवाही से उत्तर दिया। हाकिम के सामने क्या जोर है, जो चाहे कर ले, फेरूमल बोला। शंकर को भी बुलाया है, मुंशी ने कहा। कहाँ है शंकर? बंची सिंह ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। बड़ा हौसले वाला लड़का है, थानेदार के सामने बड़े बड़े गाग जाग छोड़ते हैं, लेकिन वह तोतों की तरह बोल रहा था। कहाँ गया वह? बंची सिंह ने चारों ओर देखते हुए कहा। यही था, शायद भगवान सिंह के साथ चला गया, फेरूमल ने बंची सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा। बंची सिंह ने डूबी हुई आवाज में उत्तर दिया और दसोदा सिंह और मुंशी बाबूराम के साथ अपने घर की ओर बढ़ गया। फेरूमल और मिल्का सिंह दुकान पर आ गए। फेरूमल ने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, कुर्ता उतार दिया और हुक्का गर्म करके आराम से बैठता हुआ बोला, गांव में पुलिस आ जाए तो मन कांप जाता है। हाकिम का क्या पता किस वक्त मन में क्या आ जाए, किसी को हथकड़ी लगा दे, हवालात में बंद कर दे, मुकदमे में फंसा दे, कोई भी पूछने वाला नहीं है। शाह, पुलिस, हाकिम अगर डरता है तो जज और वकील से, वे दोनों अगर डरते हैं तो गवाह से। देखा, थानेदार मुझे कैसे मुस्कुरा कर कह रहा था, चौधरी मिल्का सिंह तू क्या कहता है? मुझे यह अच्छी तरह जानता है, इसका नाम चंदर सिंह है, पहाड़ का राजपूत है। पहले यह छोटा थानेदार था, हम दोनों एक ही मुकदमे में गवाह थे। यह इस्तगासा का गवाह था और मैं मुखालिफ फरीक का। बहुत रोब-दाब वाला हाकिम है, फेरूमल ने कहा। शाह, धोती पहनकर तो चेहरे पर रोब आएगा नहीं, अगर तू थानेदार की वर्दी पहनकर कमर से पिस्तौल लटका ले तो तू भी रोबदार वाला आदमी नजर आएगा। मिल्का सिंह ने लाठी जमीन पर फेंक बिनोलों की खड़ी बोरी पर बैठता हुआ बोला, शाह, रोबदाब तो थानेदार सुच्चा सिंह फिलोरियो का था। डांच जैसी चौड़ी देह, लंबा कद, बाजुओं की तरह फैली हुई मूछें, लाल रंग और मोटी मोटी आंखें, उसे देखकर डर ही लगता था। उसकी एक गुड़की से आदि मुजरिमों को तक का दम खुश्क हो जाता था। कहते हैं उसने कभी पानी नहीं पिया, हर वक्त नशे में रहता था। सोने लगा तो शराब का घूंट भी पी लिया। नींद खुली तो पहले बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। नर आदमी था, रिश्वत ली तो डट कर, किसी की मदद की तो दिल खोल कर। डिप्टी साहब तक उसे दबते थे। फेरूमल कुछ देर तक तो मिल्का सिंह की बातें दिलचस्पी से सुनता रहा, लेकिन जब उसने पुलिस की मार की कहानियां सुनानी शुरू की तो वह दुकान बंद करके अपने घर की ओर चला गया। उपन्यास का 6ठा भाग मैं आपको बहुत जल्द ही सुनाऊंगी। आप उपन्यास के पिछले भागों को सुनकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।